हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 70वां का जो आपका पेपर 13 दिसंबर को हुआ था, पहला पेपर, वो हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा जो है आपका क्लैरिटी आ गया होगा। अब हम लोग 70वां का जो 4 जनवरी का पेपर हुआ था वो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये जल्दी डिस्कशन हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी काम किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। बहुत ही इजी, हर व्यक्ति जानता है कि मधुबनी इसका आंसर है। ठीक है, मगर थोड़ा सा हम लोग मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मेंस में मधुबनी पेंटिंग पूछा जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा मधुबनी पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होगा उतना ही। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ था, जब कोविड आया था तो बहुत सारा मास्क जो है जिस पे मधुबनी पेंटिंग, हाथ से बनाया हुआ मधुबनी पेंटिंग जो है मास्क पे, बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है, पूरे इंडिया में कि यहाँ पे इस तरह का मास्क जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये देखिए, ये पिक्चर है, इस तरह का होता है मधुबनी पेंटिंग। पिक्चर के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग होता है, 3 डायमेंशनल नहीं होता है। 2 डायमेंशनल मतलब आपको जो ये सब दिख रहे होंगे, जिनका भी ये आपको पेंटिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों का एक आँख दिखाई दे रहा है ना, सबका पूरा चेहरा कभी भी दिखाई नहीं देता है, इस तरह से ही दिखाई देता है। ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग है, जैसे लग रहा है कि सब एक साइड देख रहा है। ठीक है, और मुख्य रूप से ये पेंटिंग जो है ना, राम सीता का विवाह के समय में, क्योंकि वो लोग मिथिला से ही संबंधित थे, जो सीता माता थी वो मिथिला कुमारी थी, मिथिला से संबंधित थी, तो उनके विवाह से संबंधित पेंटिंग जो है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये पेंटिंग भी उन राम और सीता के विवाह का ही पेंटिंग है। ठीक है, फिर इस पेंटिंग में ना, मधुबनी पेंटिंग में कोई भी स्पेस को खाली नहीं छोड़ा जाता। आपको कोई भी स्पेस खाली नहीं दिखेगा, जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ कुछ ना कुछ ये लोग बना देता है। जैसे यहाँ पे ये पेड़ बना दिया, पूरा पत्ता बना दिया, आसपास इतना सारा ये सब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेस ये लोग खाली नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें काफ़ी अच्छा बॉर्डर दिया जाता है। ये देखो, बॉर्डर काफ़ी अच्छा दिया गया है। कितना बॉर्डर है, 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर दिया जाता है, बैकग्राउंड रहता है मधुबनी पेंटिंग में, कलर्स जो नेचुरल कलर्स का उपयोग किया जाता है। ये पेंटिंग कहीं पे बनाया जा सकता है, जैसे पेपर पे बनाया जा सकता है, कपड़ा पे बनाया जा सकता है, शीशा पे बनाया जा सकता है, मेटल्स पे बनाया जा सकता है, हर चीज़ पे बनाया जाता है, दीवारों पे बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से तो ये पेंटिंग दीवारों पे ही बनाया जाता था और ये 2 तरह का होता था। एक तो होता था जो कि पूजा रूम में बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे एक 2 तरह की पेंटिंग होती थी। एक होता था जो पूजा रूम में बनाया जाता था और एक दूसरा वाला पेंटिंग होता था जो कि आपको नॉर्मली जो न्यूली वेड कपल होते हैं उनके रूम में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोहबर पेंटिंग। ठीक है, कोहबर पेंटिंग। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। ओरिजिन इसका कहाँ है, बिहार के मिथिला रीजन में इसका ओरिजिन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में। द पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस इंडियन आर्ट फॉर्म विच इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन नेपाल। नेपाल में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है। ट्रेसेस ऑफ मधुबनी आर्ट कैन ऑल्सो बी नोटिस्ड इन द रामायण। बताएं आपको कि रामायण के समय से ही इसका प्रचलन है। ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं या फिर मधुबनी पेंटिंग, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मिथिला क्षेत्र मतलब हो गया जैसे आपका बिहार का जो नॉर्थ बिहार का क्षेत्र है ना, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, सीतामढ़ी, वो वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे ये पेंटिंग ज़्यादा चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज पेंटिंग्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ट्राइबल मोटिव्स एंड यूज ऑफ ब्राइट अर्थी कलर्स। ठीक है, चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है। ट्रेडिशनली जो महिलाएं होती थी वो इस पेंटिंग करती थी, दीवारों पे करती थी, अपने घरों के दीवारों पे। आज मेन भी ये पेंटिंग करते हैं। आजकल तो ये पेंटिंग जो है आजीविका का एक माध्यम बन गया है। शुरू में केवल ये लोग ऐसे सजाने के लिए क्या करते थे, अब ये आजीविका का माध्यम है। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का प्रयोग किया जाता है, फूल बनाए जाते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं, बर्ड्स बनाए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मछली बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ना अलग अलग जो चीज़ बनाया जाता है उसका अलग अलग वो होता है,
साइन होता है। जैसे मछली, तो मछली जो है ये प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति और रिप्रोडक्शन, इस चीज़ का साइन है। ठीक है, इसके बाद ये लोग हाथी बनाते हैं, ये लोग लायन बनाते हैं, तो ब्रेव इस चीज़ का साइन होता है कि स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। ठीक है, कलर्स, तो नेचुरल कलर्स जो पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं, जैसे काला रंग इज ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सूट विथ काउ डंग। ठीक है, काउ गोबर में मिला देते हैं कोयला वगैरह का वो सब, और काला रंग बनाते हैं। ब्लू कलर जो है वो नील इंडिगो से बनाते हैं। उजला कलर जो है वो चावल का पाउडर से बनाते हैं। ऑरेंज कलर पलास के फूलों से बनाते हैं। इस तरह मतलब नेचुरल कलर्स का प्रयोग करते हैं। द कलर्स आर अप्लाइड फ्लैट विथ नो शेडिंग, कोई शेडिंग नहीं है, मतलब आप शेडो नहीं देख रहे होंगे इस पिक्चर में, आपको शेडो दिखाई नहीं दे रहा होगा। किसी भी कोई भी इंसान खड़ा है तो उसका कोई शेडो नहीं है, तो शेडो नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होते हैं इसमें शेडो बनता है। एंड नो एम्प्टी स्पेस इज़ लेफ्ट, और कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ा जाता है। दीज आर यूजुअली डार्क एंड ब्राइट विथ पिगमेंट्स, डार्क एंड ब्राइट कलर लाइक लैम्प ब्लैक ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोयला से लैम्प ब्लैक, एंड ओकरे अर्थी येलो पिगमेंट। दीज पेंटिंग्स आर नॉट मेड विथ मॉडर्न ब्रश, मॉडर्न ब्रश से नहीं बनाते हैं, बल्कि उंगलियों से बनाते हैं, या तो फिर मैच स्टिक से, माचिस की तिल्ली से बनाते हैं, या फिर जो है पंख से बनाते हैं, ब्रश से नहीं बनाते हैं। ठीक है, मगर आज के टाइम में आर्टिस्ट जो है वो ब्रश वगैरह यूज़ करने लग गए हैं, पेन भी यूज़ करने लग गए हैं, सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ करने लग गए, पेंट भी यूज़ करने लग गए। मगर मधुबनी पेंटिंग जो पहले जैसा बनता था वो उसमें नेचुरल कलर्स ही यूज़ किए जाते थे। ठीक है, थीम क्या रहता है, तो मुख्य रूप से थीम तो इसका भगवान ही रहता है, माइथोलॉजिकल ही रहता है, जैसे कृष्ण, राम, लक्ष्मी, सीता, यही सब इसका थीम रहता है। द डिज़ाइन वाइडली पेंटेड आर ऑफ तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन, वेडिंग सीन, है ना, शादी का सीन, ज़्यादातर सोशल हैपनिंग्स। ऑल्सो हेवनली बॉडीज़ लाइक सन, मून, ये सब का भी पेंटिंग होता है। एमिनेंट आर्टिस्ट याद कर लीजिएगा नाम, कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी देवी, दुलारी देवी, नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ये एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी देवी, दुलारी देवी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हिस्ट्री का ही है। संथाल यानी हूल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, ये भी मेंस में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह तो पूरा हिस्ट्री में हर साल पूछा जा रहा है, तो लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था कि हूल विद्रोह यानी संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ था। थोड़ा सा संथाल विद्रोह हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसमें ना 4 भाई था, वो लोग मिल कर के मतलब लड़ाई किया था। तो से पहले तो ये लिखा है कि इस विद्रोह के करने से हुआ क्या। इस विद्रोह के करने से संथाल परगना काश्तकारी एक्ट 1876 बना, और छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 पारित हुआ, जो भारत में जनजातीय भूमि अधिकार तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मतलब कि सरकार ने इनके जो भी ये लड़ाई लड़े संथाल लोग, तो इसके मतलब इसको समझा, और फिर इसके बाद कानून पास करके उनको जो राइट्स अधिकार मिलने थे वो दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज़ है कि संथाल मीन्स आदिवासी होता है। तो ये जो आदिवासी लोग थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना जो हथियार है, तीर धनुष है, वो क्यों उठाया? क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो है ना, वो देखते थे कि ये संथाली लोग जंगल में जाते हैं, जंगल का यूज़ करते हैं, मतलब कि पेड़ पौधा का फल फ्रूट यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। सबसे बड़ा चीज़ था कि अंग्रेज़ों को दिख रहा था पैसा, और पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बैन कर दिया, जंगलों से सामान लेना बैन कर दिया। जबकि आदिवासी जो है ना, उनको कहा ही जाता है जनजाति, जंगलों पे ही वो जीवित रहते हैं, उनका घर ही है जंगल, और उसी में जाने से उनको जब बैन कर दिया गया, ज़बरदस्ती उनको जो है 1853 में, आपको पता होगा, ट्रेन इंडिया में पहली बार बिछाया गया था, रेलवे लाइन 1853 में। ठीक है, रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज। तो वहाँ पे पहली बार जब ये सब चल रहा था कि ट्रेन पूरा एकदम रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो मज़दूर कहाँ से आता? तो यही संथाली सबको पकड़ पकड़ के और काम कराया जाता था, मजदूरी कराया जाता था, वो भी बेगार में। रात को फिर जैसे शाम हुआ तो पैसा देंगे ना, तो पैसा भी नहीं दिया जाता था, बेगारी डेली उन पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बेगारी कराया जा रहा था, है ना। तो इन्हीं सब कारण से ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाया, आवाज़ नहीं हथियार उठाया। ठीक है, तो देखिए 1855 का संथाल हूल क्या है। 1855 का संथाल हूल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। 4 भाई
सिद्धो कान्हो चांद एंड भैरव, याद कर लेना है। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के साथ साथ उनकी बहन फूलो और झानो के नेतृत्व में 30 जून 1855 को शुरू हुआ। विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज थे, लक्ष्य जो विद्रोह का था वो सिर्फ अंग्रेज नहीं था, बल्कि ऊंची जाति के लोग, जमींदार, दरोगा और साहूकार भी थे। अब ये लोग क्या गलती किए देखो, अंग्रेजों का तो बता दिए कि ज़बरदस्ती बेगारी कराता था और बैन कर दिया जंगल में जाने से। इसके बाद अंग्रेज जो है ना, वो लोग टैक्स भी मांगते थे इनसे कि टैक्स दो, अगर जंगल में तुमको ये सब करना है तो तुम टैक्स दो, है ना। तो इनके पास तो पैसा नहीं था, जो संथाली आदिवासी लोग, उनके पास तो पैसा नहीं होता था टैक्स देने के लिए। तो वो लोग, ये जो जमींदार लोग हैं, साहूकार लोग हैं, उनसे ऋण लेते थे। क्या लेते थे? ऋण लेते थे अंग्रेज़ों को टैक्स देने के लिए, ठीक है। लोन लेकर के अंग्रेज़ों को टैक्स देते थे और फिर वो जब लोन चुकाते थे तो जो साहूकार है ना, वो उससे पैसा तो लेता जाता था, पर जो शीट है उसमें माइनस नहीं करता था, लिखता नहीं जाता था बैलेंस शीट में कि पैसा आ गया है। तो इनका जो ऋण है ना, लोन है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ज़िंदगी भर इनका लोन चलता रहता था, जबकि ये लोग हर महीना पैसा चुकाते रहता था। तो इस बात से भी, क्योंकि ये लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, समझे। तो ये सब उनको प्रॉब्लम हुआ और इनके खिलाफ भी उन्होंने विद्रोह किया। इन सभी लोगों को एक साथ मिला करके वो लोग कहते थे दिकू। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है संथाली आंदोलन का, दिकू। दिकू कहा जाता था इनको, उच्च जातियों वाले को, जमींदारों को, दरोगा, साहूकार, जो भी संथाली लोगों का मतलब कि दमन करता था, शोषण करता था, उसको दिकू कहते थे वो लोग, ठीक है। अब देखो विद्रोह की उत्पत्ति। वर्ष 1832 में कुछ क्षेत्रों को संथाल परगना या दामिनी कोह नाम दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए, दामिनी कोह। यानी कि संथाली जिस इलाके में रहते थे, वो इलाका है, देखो मान लो कि ये बिहार का नक्शा है ना, तो ये जो भागलपुर वाला इलाका है, यहाँ पे भागलपुर और थोड़ा झारखंड का इलाका, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, और यही वाला इलाका जहाँ संथाली रहते थे, संथाल परगना के नाम से जाना जाता था, या फिर दामिनी कोह बोलते थे इसको, दामिनी कोह, ठीक है। इसमें कोई कोई ये आता था, डिस्ट्रिक्ट आता है दामिनी कोह में। देखो वर्तमान झारखंड का साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के कुछ हिस्से इसमें आते हैं, ठीक है, संथाल परगना यानी दामिनी कोह में। यह क्षेत्र संथालों को दिया गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित हुए थे, यानी कि दूसरा जगह से संथालों को लाके यहाँ पे रखा गया था, उनको ये क्षेत्र दिया गया था। संथालों को दामिनी कोह में बसने और खेती करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बदले उन्हें दमनकारी भूमि हड़पने तथा बेगारी का सामना करना पड़ा। बेगारी मतलब बता ही दिए, उनका भूमि भी हड़प लिया गया। जो ज़मीन उनको यहाँ पे दिया गया था दामिनी कोह में, उस ज़मीन को भी उनसे हड़पा जाता था। संथाल क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी की 2 प्रणालियाँ उभरी, है ना। उनसे बंधुआ मजदूरी, वही ज़बरदस्ती मजदूरी कराया जाता था, जिसको कामियोती और हरवाही के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? कामियोती के तहत ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता के लिए काम करना पड़ता था। जब तक लोन नहीं, मान लो कि पैसा ही नहीं है लोन चुकाने के लिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा जब तक कि लोन नहीं चुक जाता है, तो इसको बोलते हैं कामियोती। और हरवाई के तहत ऋणदाता को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थी और आवश्यकता अनुसार ऋणदाता की खेत की जुताई करनी पड़ती थी। ये हो गया हरवाही। हरवाही में उसकी व्यक्तिगत सेवा करना पड़ता था उसका। कामियोती में उसके लिए काम करना है, जैसे कि उसके लिए काम कर दिए बस हो गया, लेकिन हरवाही में ज़्यादा काम करना होता था, उसका व्यक्तिगत सेवा, पैर दबाव और सब काम भी करना होता था। बॉन्ड की शर्तें इतनी सख्त थी कि संताल के लिए अपने जीवन काल में ऋण चुकाना लगभग असंभव था, यानी अपने पूरे जीवन काल में वो ऋण नहीं चुका पाता था। वो भले उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका कटता ही नहीं था, बैलेंस शीट से उसका काटा ही नहीं जाता था लोन को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सभी संथाल गुस्सा हो गए और जो 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, उनके नेतृत्व में सभी एकजुट हुए, है ना। मुर्मू बंधुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, मतलब जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अंग्रेज लोग अपने कैंपों में अपना कैंप लगा के सब बैठे हुए हैं। क्या होगा, रात के समय या शाम के समय अचानक से 10-15 संथाली धावा देंगे, सबको मार उड़ के लूटपाट करके मात्र 5-10 मिनट के अंदर वहाँ से भाग जाएंगे। इसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध,
मतलब कि कहीं तुरंत एकदम धावा देना है और तुरंत भाग जाना है, लंबा युद्ध नहीं चलता है। तो गुरिल्ला युद्ध में लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व किया। 6 महीने तक चले भयंकर प्रतिरोध के बावजूद जनवरी 1856 में भारी जनहानि और तबाही के साथ विद्रोह का दमन किया गया। अंग्रेजों ने लोगों को मारा और मार मार के दमन किया। 15,000 से ज़्यादा संथाली अपना जान गंवा दिए। 10,000 से ज़्यादा गांव जो है वो नष्ट हो गया। अंग्रेज़ लोग जो है, अब अंग्रेज़ों को मारेगा तो अंग्रेज़ भी तो मारेगा, तो अंग्रेज़ लोग जो है पूरा मतलब गाँव जला दिया। ठीक है, हुल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध उजागर किया और यह आदिवासी लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ है। मतलब ये आया कि आदिवासी लोग भी अपने लिए उठ खड़े हो सकते हैं। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये कानून सरकार ने पास किया, संथाल परगना एक्ट। एक नया सब डिवीज़न बनाया संथाल परगना के नाम से, और जो भी उनसे उनका छीना गया था अधिकार वो उनको वापस किया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या हुआ। पारित किया गया जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है। माने आदिवासी ज़मीन को कोई गैर आदिवासी आदमी नहीं खरीद सकता है। आज भी हमारे इंडिया में ये कानून लागू है। आदिवासी का ज़मीन है ना, तो केवल आदिवासी को ही बेचा जा सकता है। केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है। एक समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकारी, माने जो बेटा होगा या फिर अपना परिवार का होगा वही उत्तराधिकारी होगा। तथा संथालों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार, ये सब उनको दिया गया इस कानून के तहत। यानी जो विद्रोह था वो फेल नहीं हुआ, वो एक तरह से सफल हुआ। ठीक है, संथाल जनजाति कहाँ रहते हैं? गोंड और भील के बाद यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड, फिर उसके बाद भील। ठीक है, गोंड और भील ये सब मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये दोनों ज़्यादातर MP में। पर संथाल कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, और बिहार में तो सभी है थोड़ा थोड़ा। तो गोंड और भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, जो अपने शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए जानी जाती है। और ये कहाँ निवास करती है? वे मूल रूप से खानाबदोश थे। खानाबदोश माने जो घूम घूम के भेड़ चराते हैं, जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, परमानेंट जगह नहीं होता रहने का, वो खानाबदोश। और बिहार तथा उड़ीसा के संथाल परगना में बसने से पहले ये छोटा नागपुर में निवास करते थे, छोटा नागपुर इलाका में। ये भी झारखंड में ही है। ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं तथा कृषि, औद्योगिक श्रम, खनन उत्खनन जैसे कार्यों में शामिल है। खेती करते हैं, खनन करते हैं। ठीक है, वे एक स्वायत्त आदिवासी धर्म में आस्था रखते हैं और पवित्र उपवनों के रूप में प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। इनकी भाषा संथाली है, जिसकी अपनी लिपि है, जिसे OL चिक्की कहा जाता है। लिख लीजिए, संथालियों की अपनी लिपि है। जैसे हमारा है ना देवनागरी लिपि, भाषा तो हिंदी है, लेकिन हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत है, तो उसी तरह से उनका भाषा संथाली है, लिपि है OL चिक्की, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में संथाली भाषा भी शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसमें एक संथाली भाषा भी है। उनके कला रूप जैसे फूटा कच्चा पैटर्न की साड़ी और पोशाक आदि लोकप्रिय हैं। वे कृषि और उपासना संबंधित विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों को मानते हैं। संथाल घर, जिन्हें ओला के नाम से जाना जाता है, ओला, संथालों के घरों को कहते हैं ओला। बाहरी दीवारों पर बहुरंगी चित्र बनाते हैं ये लोग। ठीक है, सुसज्जित, अपने बड़े आकार, सफाई और आकर्षक रूप के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अब छोटा नागपुर क्षेत्र में और भी कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं, जैसे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा गया था, उलगुलान या इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट टुमुल्ट, ये भी लिख लेना, द ग्रेट टुमुल्ट। ठीक है, मुंडा विद्रोह, और इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जी। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1890 से लेकर के 99 तक। ठीक है, मुख्य रूप से 95 से 99, 90 में शुरू हो गया था, मगर मुख्य रूप से जो हुआ वो 95 से 97 के आसपास हुआ, 95 से 97। यह अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, जिसने जनजातीय लोगों द्वारा शोषण का विरोध करने की क्षमता को उजागर किया। यह अधिनियम आदिवासी और दलित समुदाय की भूमि की बिक्री को भी प्रतिबंधित करता है।
किंतु समान पुलिस के क्षेत्र में किसी अन्य आदिवासी व्यक्ति तथा एक ही जिले के दलित व्यक्ति के बीच भूमि हस्तांतरण की अनुमति देता है। ये वही है कि मतलब आदिवासी से आदिवासी ही भूमि को इधर से उधर करना है। झारखंड के छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति को, जो मुख्य रूप से कृषि करती थी, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों, जमींदारों और मिशनरियों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। समझ गए? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा जनजाति रहती थी, जो अपना काम करती थी, खेती करती थी, उनको अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा, मिशनरी मतलब होता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लोग भारत में भारत के लोगों को जो है ना कन्वर्ट करना चाहते थे, क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। आप देखेंगे ज़्यादातर आदिवासी लोगों से अगर आप मिलेंगे, अभी संथाल हों, मुंडा हों, वो लोग क्रिश्चियन, अपने आप को अभी क्रिश्चियन मानते हैं। अभी नहीं मानते, उसी समय उनको जो है ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इन सभी के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था मुंडा जनजाति को। उनकी भूमि भी जब्त कर ली गई थी और मजदूरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता था। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जनजाति की छीनी गई भूमि तथा उनके अधिकारों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। कहाँ? रांची जेल। ठीक है, उसका नाम बदल के अब बिरसा मुंडा जेल हो गया है। वहाँ पे उनका हैजा से मृत्यु हो गया था, हैजा से। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित किया गया छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम। जब बिरसा मर गया उसके बाद, लेकिन बिरसा आंदोलन भी यानी मुंडा आंदोलन भी मतलब फालतू आंदोलन नहीं था, वो भी उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ। 1908 में सरकार ने कानून लाया और कानून ला करके मतलब कि ये किया कि जिला कलेक्टर की स्वीकृति से एक ही जाति और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर ही भूमि हस्तांतरण की अनुमति, यानी उनके लिए स्पेशल जैसे कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो उन्हीं लोगों के लिए था, जिला, और वहाँ पे वो लोग अपना जनजाति में ही आपस में भूमि हस्तांतरित करेंगे, बाहर दूसरी जनजातियों को भूमि छीनने का उनसे कोई अधिकार नहीं होगा। यही सब कानून लाया गया। इसके बाद तीसरा आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। यह आंदोलन 1914 में, इसके नेता थे जतरा भगत। ये भी छोटा नागपुर में ही हुआ था। छोटा नागपुर के उरांव समुदाय, देखिए सब जो है ना जनजाति विद्रोह है, जैसे संथाली, मुंडा, उरांव, तो ये उरांव लोगों का था। नाम है इसका ताना भगत, क्योंकि इसके हेड जो थे, नेता जो थे, उनका नाम था जतरा भगत। तो 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर के उरांव समुदाय में जो कुप्रथा है उसको रोकना और जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करना। ठीक है, इस आंदोलन ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अहिंसा को बढ़ावा दिया। ये एक अहिंसक आंदोलन था, जबकि मुंडा आंदोलन या फिर संथाल विद्रोह वो दोनों हिंसक था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप पशु बलि को बंद कर दिया गया और शराब का सेवन भी प्रतिबंध कर दिया गया। ये लोग आपस में हम लोग अब से एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, पशु बलि नहीं देंगे और शराब का भी सेवन नहीं करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद है चुआर विद्रोह। नेक्स्ट लिखिए चुआर विद्रोह। ये भी छोटा नागपुर और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ। 1767 से 1802 तक, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत दिन तक चलता रहा। और इसके जो नेता थे वो थे दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह इसके नेता थे चुआर विद्रोह के। अंग्रेजों द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण का जनजातियों ने विरोध किया और गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। यहाँ भी वही गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया गया और जनजातियों का जो जमीन अंग्रेज छीन रहे थे उसका जनजातियों ने विरोध किया। दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह। फिर है तमाड़ विद्रोह। वर्ष 1789 से 1832 छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ तमाड़ विद्रोह। ये भी उरांव लोगों का ही था और इसके नेता थे भोलानाथ सहाय। ठीक है, भोलानाथ सहाय। जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई दोषपूर्ण संरेखण प्रणाली के खिलाफ विरोध किया, जो कि काश्तकारों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने में विफल रही थी। मतलब वही अंग्रेजों द्वारा लाया गया जो भी टैक्स सिस्टम था उसका विरोध यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे जो विद्रोह हैं वो हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो नाम वगैरह, क्या नाम देखें, जैसे पहाड़िया विद्रोह 1778 राजमहल हिल्स में हुआ, राजमहल पहाड़ी झारखंड। चुआर विद्रोह 1776 मिदनापुर और बांकुड़ा। खोंड विद्रोह
37 कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में, रंपा विद्रोह ये भी आंध्र प्रदेश में, कोया और रंपा। अहोम असम में, सिंगफोस विद्रोह ये भी असम में, कुकी विद्रोह मणिपुर में, ठीक है, नागा विद्रोह ये भी मणिपुर में, और जेलियांगसोंग आंदोलन ये भी मणिपुर में, कुकी नागा और जेलियांगसोंग ये भी मणिपुर में, ठीक है। ये वाला आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ है और कौन उसके नेता हैं। जैसे पहाड़िया राजमहल में पहाड़िया के नेता राजा जगन्नाथ, वर्ष 1778, ठीक है। ये आपका जो है ना टेलीग्राम पे पूरा PDF चला जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर याद कीजिए। जैसे कोल विद्रोह बहुत फेमस है छोटा नागपुर का, उसके नेता थे बुद्धो भगत, पूछा भी गया है बहुत बार क्वेश्चन में, कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत, ठीक है। खासी विद्रोह कहाँ है, मेघालय में हुआ है, खासी पहाड़ी में, इसके नेता हैं तीरथ सिंह। तो आप लोग ये पूरा जो है ना याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर सवाल है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से कौन सा हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। हम लोग थोड़ा ये टेक्निक देख लेते हैं और ये हाइड्रोजन कौन सा ये भी देख लेंगे। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ठीक है। ये देखिए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, मीथेन का फॉर्मूला याद कर लेना, CH4 होता है, ठीक है। मीथेन जो है ना वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस मतलब जो धरती को गर्म करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धरती गर्म हो रही है, उसी तरह मीथेन भी धरती को गर्म करता है, ठीक है। और मीथेन जो गैस है ना ये निकलता है बहुत सारे जगह से निकल जाता है। जैसे कि कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे गाय का गोबर है तो उससे मीथेन गैस निकलता है, गोबर रखा हुआ रहता है बहुत दिन तक, उससे निकलता है मीथेन गैस। चावल का खेत है उसमें जो पानी रखा रहता है बहुत दिन तक, चावल का खेत आप लोग देखे होंगे, धान का खेत, उसमें पानी पूरा छोड़ दिया जाता है, सड़ता है, तो वो पानी से निकलता है मीथेन गैस, ठीक है। इसीलिए इंडिया जो है ना यहाँ मीथेन गैस बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे हैं, गाय बैल भैंस बहुत ज़्यादा है, तो उसका गोबर के कारण मीथेन गैस, और दूसरा हम लोग धान की खेती बहुत करते हैं तो मीथेन गैस हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, समझ गए आप लोग। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखना। ग्रीन हाउस गैस मतलब होता है जो धरती को गर्म करने में मददगार होता है। अब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, इससे प्रोड्यूस होता है ग्रे हाइड्रोजन, एंड व्हेन कंबाइंड विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इट कैन प्रोड्यूस ब्लू हाइड्रोजन। और जब इसको स्टीम मीथेन को जोड़ दिया जाता है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज से, देखो कार्बन कैप्चर मतलब कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वातावरण में बहुत सारा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको कैप्चर कर लेना चाहिए वातावरण से, उसको खींच करके, और या तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना उसको, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में से मुख्य तो कार्बन ही है, ऑक्सीजन तो अच्छा ही चीज़ है, कार्बन का क्या करना चाहिए कि एकदम उसको जब कॉन्सेंट्रेट कर देंगे ना, गैस है कार्बन, अगर उसको एक साथ ले आके सॉलिड बना देंगे गैस को, तो कार्बन से क्या बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, ग्रेफाइट बना सकते हैं, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के एकदम तली में ले जाके वहीं पे छोड़ देना चाहिए, या तो फिर उसको ज़मीन के अंदर ले जाके छोड़ देना चाहिए। तो ये सब तरीका है, ये कार्बन को पकड़ के और स्टोर करें, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये कार्बन से डायमंड बनाने वाला तो चाइना में हो भी रहा है, ठीक है। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक जो है, मतलब मीथेन जो है ना उसको क्या करना है, हाइड्रोजन जो है उसमें से निकाल देना है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन निकाल दो और कार्बन को कैप्चर कर लो। तो अगर कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर हो जाता है ब्लू हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन निकला वो अच्छा है, क्योंकि कार्बन तो उसमें है नहीं, ब्लू हाइड्रोजन मतलब अच्छा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। मगर अगर इसमें से हाइड्रोजन कार्बन जो है ना वो नहीं कैप्चर किए, नहीं स्टोर किए हैं, देन क्या निकलेगा, ग्रे हाइड्रोजन। Grey hydrogen is produced by steam methane reforming technique without carbon capture, releasing CO2 into the atmosphere। बिना कार्बन कैप्चर के इससे एटमॉस्फेयर में और अधिक CO2 रिलीज हो जाता है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है, इससे लो इमिशन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है,
स्टीम दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्टिंग मीथेन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि मीथेन जो है, जो कि एक नेचुरल गैस है, उसको रिएक्ट किया जाता है विथ हाई टेम्परेचर स्टीम। क्या चीज़ से रिएक्ट करते हैं मीथेन को? स्टीम से, भाप से। ठीक है, मतलब मीथेन हो गया CH4 प्लस उसमें भाप हो गया वाटर, रिएक्ट करवा दो। इससे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन होगा तो CO अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जितने हैं वो सारे एक साथ अलग हो जाएंगे। द कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको फिर रिएक्ट करवा दो, इज देन रिएक्टेड विथ मोर स्टीम। फिर से इसको H2O से रिएक्ट करवा दो, वाटर। इन अ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन, और अधिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब वही प्रोसेस है। ये मीथेन को आपको क्या करना है? भाप से, स्टीम से रिएक्ट करवाना है, जिससे कि हाइड्रोजन अलग करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिए और जमा कर लिए तो फिर हो जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर नहीं किए, जमा नहीं किए, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो होगा ग्रे हाइड्रोजन। समझ गए? एक और हाइड्रोजन होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है, जैसे मान लो कि पानी है, वाटर, और वाटर को अगर तुमको तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसके लिए आपको जो चाहिए होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। वही बात हुआ, जब पानी को तोड़ेंगे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, मगर तोड़ना कैसे है? रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो बिजली देंगे ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। बिजली आना चाहिए सोलर से, चाहे विंड से। ये बिजली आपका कोयला से नहीं आना चाहिए। अगर ये बिजली कोयला से आएगा तो तब भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटेगा ज़रूर, पर ये जो हाइड्रोजन तब निकलेगा, तब ये ग्रीन नहीं रहेगा ना। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कलर ग्रीन नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि ऐसा हाइड्रोजन जो धरती को ग्रीन रख रहा है। हाइड्रोजन को निकालने की प्रक्रिया में कोयला नहीं जलाया गया, पेट्रोल नहीं जलाया गया, बल्कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का प्रयोग किया गया है। समझे? तो हाइड्रोजन को निकालने की प्रक्रिया ही है ये सब। स्टीम मीथेन हो या फिर ये पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन को निकालें, ये सारी हाइड्रोजन की निकालने की प्रक्रिया है। अब हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा। ग्रीन होगा, ग्रीन का मतलब हुआ कि उसमें यूज किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जबकि पिंक हाइड्रोजन रिफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो फिर कहेंगे उसको पिंक हाइड्रोजन। यानी कि वही पानी को तोड़ करके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं बिजली से, और ये बिजली कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी से। ये बिजली ना तो कोयला जलाने से आ रहा है, ना पेट्रोल, ना विंड पावर, ना सोलर एनर्जी, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से जब बिजली आएगा तब जो हाइड्रोजन निकलेगा, इस हाइड्रोजन को कहेंगे हम लोग पिंक हाइड्रोजन। तो सब याद कर लो, पिंक हाइड्रोजन कब कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कब कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक का प्रयोग करके कौन सा हाइड्रोजन निकलता है? तो ये हाइड्रोजन होता है आपका ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन। ये ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन में मीथेन का कोई काम नहीं है। ग्रीन में आपका काम क्या है? आपका काम है ग्रीन में वाटर का, वाटर को तोड़ना है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, इजी है अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा भी जानते हैं। ये क्वेश्चन है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए। यानी कि एक बैंक, उसमें जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, कोई बैंक होता है ना, तो बैंक का क्या काम है? सिंपल सा बात है, पहले बैंक का काम जानिए। बैंक का काम है, जो डिपॉजिटर हैं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं या जितने भी गर्ल्स हैं दुनिया में, लड़कियां, वो सब डिपॉजिटर हैं, वो सब बैंकों में अपना पैसा रखती हैं। ठीक है, मान लेते हैं डिपॉजिट किया, तो बैंक उनका पैसा सेव करता है। बैंक कहता है कि आप मेरे पास पैसा रखो, हम आपको, जैसे आप 100 रुपये अगर रख रहे हैं मेरे पास, तो हम आपको 1 साल बाद 107 रुपये देंगे। बैंक हम लोग को इंटरेस्ट लगा के पैसा लौटाता है ना।
तो ये जो 7 रुपये बैंक कहाँ से लाया? अगर हम लोग सिर्फ बैंक में जाके पैसा रख दिए और बैंक उस पैसा को संभाल के रखा हुआ है 1 साल तक, तो रखे रहने से तो पैसा अपने मन से तो पैसा में 7 रुपये बढ़ नहीं जाएगा। आप जब तिजोरी में पैसा रखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो बढ़ जाता है खुद ब खुद। तो ये 7 रुपया बैंक को कमाना पड़ता है और बैंक कमाता है आपके ही 100 रुपये से। वो इस 100 रुपये को कुछ लोगों को क्या करता है, लोन दे देता है। उनको बोलते हैं क्रेडिटर। जो क्रेडिटर होते हैं, मान लेते हैं कि दुनिया के सारे लड़के क्रेडिटर हैं और लड़कियां जो हैं वो डिपॉजिटर है। लड़कियां बैंकों में पैसा रखती हैं और लड़के जाके लोन लेते हैं। तो लोन जब लेने जाएंगे लोग, तो बैंक क्या करेगा, उनको 100 रुपया जो है ना, 100 रुपया जो है वो दे देगा लोन के तौर पे। अब मान लेते हैं कि बैंक 100 रुपया दे दिया। कोई आदमी है, कोई बी है नाम का आदमी है, वो गया बैंक से, बैंक उसको 100 रुपया दे दिया। ये 100 रुपया जो है ना ए का था। अब ए जो है वो अपना पैसा जिस दिन निकालने जाएगा तो बैंक क्या कहेगा कि तुम्हारा मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा हम बी को दे दिए हैं। ऐसा बैंक नहीं कह सकता है। बैंक को कुछ ना कुछ पैसा जो है ना वो ए को देना ही पड़ेगा। आप जब बैंक में अपना पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक तो ऐसा नहीं कहता कि आपका पैसा मेरे पास नहीं है। बैंक तो आपको पैसा ज़रूर देता है, क्योंकि बैंक जो है ना वो आपका जो 100 रुपये है वो पूरा का पूरा लोन नहीं दे सकता है। इसमें से कुछ पैसा, कितना पैसा, 4% पैसा बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास। क्यों आरबीआई के पास रखना होता है? ताकि आप जब अपना पैसा मांगने जाइए तो बैंक के पास कुछ ना कुछ हो आपको देने के लिए, है ना। बैंक का दिवालिया ना निकल जाए, है ना, बैंक डूब ना जाए। इसीलिए बैंक के पास हम लोग जितना भी पैसा रखते हैं, कुछ 100 रुपये तो बहुत कम लोग रखते हैं, जैसे कि लोग हज़ारों में पैसा रखते हैं बैंक के पास, लाखों में रखते हैं। तो बैंक उनके पैसे में से 4% जो है ना वो पहले ही आरबीआई को दे देता है, ठीक है। और जो आरबीआई को बैंक पैसा देता है 4%, उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। बैंक जो आरबीआई के पास रखता है अपने कुल जमा का, कुल जो भी उसके पास जमा है उसमें से 4% रखता है। तो वही आपका आंसर है, नकद आरक्षित अनुपात। समझ गए? क्यों रखता है, समझ गए? क्योंकि अगर वो नहीं रखेगा तो उसका दिवालिया निकल सकता है। आप मांगने जाइएगा तो उसके पास नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ये सब क्या होता है। ये देखिए, आरबीआई से हम लोग को थोड़ा पढ़ना होगा। ये सब मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, कैश रिजर्व रेशियो और सब। आरबीआई जो कि सरकार का बैंक है या फिर सेंट्रल बैंक है कह सकते हैं इंडिया का, ठीक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, सरकार का खाता उसी में खुला हुआ है। हम लोग अपना खाता आरबीआई में नहीं खोल सकते हैं, अपना अकाउंट आरबीआई में हम लोग नहीं खोल सकते हैं। सारे बैंकों का अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ है, सरकार का अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। सारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अकाउंट खुल सकता है। आरबीआई यूज़ करती है मॉनिटरी पॉलिसी टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी टू अचीव स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। देखो, आरबीआई का काम क्या होता है कि मनी सप्लाई, देश में मनी सप्लाई को मैनेज करना। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब है कि जो मार्केट है उसमें मनी का जो मात्रा है ना वो मेंटेन रहे। अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ में है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कोई कोई देश है वहाँ पे एक ब्रेड जो है ना वो 13 लाख रुपए में मिलता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो जाता है, उस देश की इकॉनमी ऐसी हो जाती है। तो लोगों के पास फिर बहुत सारा पैसा होगा, मगर पैसे की कीमत कितनी घट गई है। अगर उनके पास 1 लाख रुपया भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मार्केट में क्या होता है ना कि जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब है, दो कंडीशन है। जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा हाथ में आ जाए तो सभी लोग चले जाएंगे मार्केट सामान लेने के लिए, है ना। फिर क्या होगा, सामानों के दाम भी उतने ही बढ़ेंगे। जब लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो सभी लोग मार्केट जाते हैं कि पैसा आ गया तो हम लोग कार खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लेते हैं, एसी खरीद लेते हैं, और इन चीज़ों के दाम भी मार्केट में उतने ही बढ़ने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि सप्लाई तो उतना हो नहीं पाता है तो दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो
देश में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, हर चीज़ का दाम बढ़ने लगेगा। जैसे ये आपको बताया कि ब्रेड का दाम 13 लाख रुपया हो गया था महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। अब महंगाई क्यों आया, क्योंकि सभी के हाथों में आ गया पैसा, ठीक है, सभी लोगों के हाथों में आ गया पैसा, तो आ गया महंगाई। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, देश क्या है, गरीब, लोगों के हाथों में मनी जो है वो क्या है, नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं जाएगा मार्केट, मार्केट में दुकानदार बैठ के मच्छर मारेगा, ठीक है, दुकानदार अपने स्टाफ को बाहर निकाल देगा, नौकरी चली जाएगी लोगों की, फिर दुकानदार अपना दुकान भी बंद कर देगा कि कोई तो आता ही नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो देश का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, वो हिल जाएगा, वो डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा, अगर लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पैसा ना हो। तो थोड़ा बहुत पैसा, मतलब एक लिमिट में लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास जब लिमिट में मनी रहेगा तो वो लोग जाएंगे दुकान में, खरीदेंगे तो सब उत्साहित होगा, दुकानदार उत्साहित होगा और माल मंगाएगा, और माल मंगाएगा तो कंपनी उत्साहित होगी कि बहुत मेरा माल बिक रहा है, और ज़्यादा कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी और लोगों को हायर करेगी और एम्प्लॉयमेंट देगी, फिर लोगों को हायर की, एम्प्लॉयमेंट दी, फिर लोगों के हाथ में पैसा गया सैलरी के तौर पे, फिर वो मार्केट जाएंगे, फिर सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इकॉनमी फिर गोल गोल घूमने लगेगी। तो लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, पर एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा नहीं और एकदम भी नहीं। अगर बहुत कम हो गया तो देश में आ जाएगी मंदी, और बहुत ज़्यादा हो गया तो देश में हो जाएगा महंगाई। समझ गए, ये एकदम दिमाग में ना इस चीज़ को बैठा लो। इकॉनमी का मतलब यही है। इकॉनमी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अगर आप ये चीज़ क्लियरली समझ पा रहे हैं कि मनी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आएगा इन्फ्लेशन, महंगाई, और मनी सप्लाई लिख लीजिएगा एकदम कम हुआ तो आएगा मंदी, ठीक है। तो आरबीआई का काम है कि मनी सप्लाई को मैनेज करना, टू मैनेज मनी सप्लाई। जब देखेगा आरबीआई की मंदी आ रहा है, अरे लोगों के हाथ में पैसा दो जल्दी जल्दी। जब देखेगा महंगाई आ रहा है, लोगों के हाथ से पैसा खींचो जल्दी जल्दी। यही आरबीआई का काम है कि लोगों के हाथ में पैसा देना और उनके हाथ से पैसा खींचना। और आरबीआई ये कैसे करता है वो आपको बताएंगे अभी। वो एक टूल्स होता है, मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करता है, वो मौद्रिक नीति का उपयोग करके वो ये काम करता है, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा देता है और खींचता है। कब देगा कब खींचेगा ये क्लियर हो गया। तो टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी टू अचीव स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। आरबीआई का एक ही गोल है, एकमात्र गोल है, देश में महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसको मेंटेन करना। और महंगाई कितना होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए +-4। +-4 मतलब 2 से लेके 4 तक, 6 तक। 4 से माइनस कर दो, 4 से प्लस कर दो, 2, ठीक है। तो महंगाई जो है ना वो 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, 2% से 6% के बीच में। एकदम जीरो भी नहीं जाना चाहिए महंगाई। महंगाई अगर बिल्कुल नहीं है इसका मतलब कि मंदी आ रहा है, और महंगाई ज़्यादा बढ़ गया इसका मतलब रुपए की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो यही आरबीआई का एकमात्र टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए आरबीआई क्या करती है वो देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जो बता दिए, प्राइस जो है वो स्टेबल होना चाहिए, चीज़ों के दाम स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, बहुत ज़्यादा ना घटें। विच इज़ अचीव थ्रू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो अचीव करना है। द आरबीआई ऑल्सो एम टू प्रमोट ग्रोथ, आरबीआई का एक और एम है कि ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एंड इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो डॉलर और रुपीज़ का रेट है, जैसे कि $1 बराबर अभी 80 रुपये चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो गया इंडियन रुपी का, है ना। एक टाइम था $1 बराबर 60 रुपये था। जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना तो उस टाइम $1 बराबर 1 रुपया था, समझे, एकदम बराबर थे हम लोग आज़ादी के टाइम पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रुपए का डिवैल्यूएशन होता गया, यानी रुपया गिरने लगा, ठीक है। आज हम लोग को अगर $1 खरीदना है तो 80 रुपया सरकार को देना पड़ता है, यही एक्सचेंज रेट है। और सरकार को डॉलर क्यों चाहिए होगा,
जैसे हम लोग तेल मंगाते हैं, पेट्रोलियम कहाँ से आता है? सऊदी अरब, ईरान, ठीक है, दूसरे देशों से। तो वो देश रुपया नहीं मांगता है, वो देश कहता है इंडिया को कि पहले हमको डॉलर दो, तुम हमसे तेल ले रहे हो, बदले में हमको डॉलर दो। और इंडिया डॉलर कहाँ से देगा? तो इंडिया डॉलर खरीदेगा। किससे खरीदेगा? डॉलर किसके पास है? यूएसए के पास है। अमेरिका का ना करेंसी है डॉलर। तो इंडिया फिर यूएसए से डॉलर खरीदता है, इतना इतना रुपये था, 1 डॉलर का 80 रुपया दे के खरीदता है, फिर उसको फिर देता है सऊदी अरब को। तो यही पूरा दुनिया में यही चल रहा है, सभी देश यूएसए के डॉलर का ही प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा चाइना अपने करेंसी का उपयोग करने लगा है अपना सामान खरीदने में। हम लोग भी रशिया से जब यूज़ करते हैं ना व्यापार, तो हम लोग अपना रुपया में करते हैं फिर व्यापार रशिया के साथ, क्योंकि रशिया जो है ना वो अमेरिका के डॉलर को, रशिया और अमेरिका का आपको पता ही है लड़ाई चलता है, तो फिर वो इस तरह से है हमारा, ठीक है। अब देखो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य, प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल माने मूल्य को स्टेबल रखना, ज़्यादा बढ़े नहीं ज़्यादा घटे नहीं। इन्फ्लेशन को कहाँ रखना? 2% से 6% के बीच में, ठीक है। और इन्फ्लेशन को हम लोग नापते क्या चीज़ से हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब होता है कि देखो कोई भी सामान जब प्रोड्यूस होता है कहाँ? फैक्ट्री में। बिस्किट है पार्ले जी, किसी ना किसी फैक्ट्री, पार्ले जी का फैक्ट्री होगा, वहाँ बन रहा होगा, वहाँ से होलसेल वाला उसको खरीद लेता है, और होलसेल वाला दुकान से रिटेलर वाला खरीद लेता है, और रिटेलर वाले दुकान से कस्टमर खरीद लेते हैं, कंज्यूमर, ठीक है, उपभोगकर्ता। असल में उपभोगकर्ता कौन है? हम और आप हैं, जो हम लोग पार्ले जी खाने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग तो होलसेल में खरीद नहीं पाएंगे ना। तो फैक्ट्री होलसेल वाले को जिस दाम पर बेचती है, पार्ले जी मान लेते हैं कि एक पार्ले जी आपको मिलता है 5 रुपये में, तो फैक्ट्री होलसेल वाले को 3 रुपये में देता होगा एक पैकेट, है ना। वो जो दाम है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वो प्रोड्यूसर का दाम है, प्रोड्यूसर माने उत्पादन करता, जिसने उसको बनाया है, वो उसका दाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद जो होलसेल वाला है वो रिटेलर वाले को कुछ तो मुनाफा कमा के बेचेगा, तो वो एक पैकेट बेचेगा 4 रुपये में, ठीक है। इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल दाम है। अगर आप जा करके होलसेल दुकान से बिस्किट खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 4 रुपया। और अब रिटेलर वाला आपको बेचेगा कितने में? 5 रुपये में, क्योंकि उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि हम लोग कौन है? कंज्यूमर हैं, तो इसको बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये बताइए कि जो बिस्किट है वो सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कहाँ पर है? कंज्यूमर के लेवल पे। हम लोग हैं कस्टमर या कंज्यूमर, जो बोलिए, उपभोगकर्ता हम लोग हैं, हमारे लेवल पे महंगाई सबसे ज़्यादा है। 5 रुपये की बिस्किट मिल रही है। तो जब भी महंगाई को नापेंगे तो ना PPI लेवल पे नापेंगे, ना WPI लेवल पे नापेंगे, इसको नापेंगे CPI लेवल पे। यही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन्फ्लेशन को किस लेवल पे नापा जाता है, तो इन्फ्लेशन को हमेशा नापा जाता है CPI के लेवल पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, क्योंकि कंज्यूमर के लेवल पे ही सबसे ज़्यादा महंगाई होती है किसी भी सामान की। अगर आप सस्ता खरीदना है तो आप होलसेल में खरीदेंगे, और सस्ता खरीदना है तो फैक्ट्री से जाके उठा के लाइए। समझ गए ना। तो ये वाला जो टेबल बनाए अभी, ये भी आप लोग बना करके ये सब लिख लीजिएगा। तो प्राइस स्टेबिलिटी मुख्य काम है आरबीआई का कि 2 से 6% इन्फ्लेशन रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, आरबीआई का ये भी काम है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। इसीलिए तो लोन दिया जाता है, बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं उनको लोन दिया जाता है कि तुम बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाओ। अपार्टमेंट बनने से क्या होता है? जो मज़दूर हैं उनको काम मिलता है। फिर अपार्टमेंट में जितना चीज़ लगता है, आयरन, स्टील, लोहा, जो भी चीज़ लग रहा है उसमें, टाइल्स, तो वो सब चीज़ का फैक्ट्री भी फिर मतलब कि आगे बढ़ने लगता है ना। तो एक अपार्टमेंट जब बनता है ना तो उसमें बहुत सारा मतलब कि इकॉनमी का ग्रोथ होने लगता है। तो इस तरह से उन लोगों को लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा। फिर एजुकेशन लोन देता है इकॉनमी में ग्रोथ लाने के लिए। फिर तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, वही हुआ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। जितना अधिक लोगों को लोन देंगे वो लोग अपना काम शुरू करेंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे सबको।
एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो भी बता दिया आपको कि इंडियन रुपी और डॉलर के बीच में एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना। ठीक है, अब सरकार यानी आरबीआई, सरकार नहीं, आरबीआई ये काम कैसे करती है, ये सारे काम आरबीआई कैसे करती है। तो आरबीआई के पास दो टूल हैं। एक टूल है क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव, और दूसरा टूल है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक, क्वालिटी वाला, और क्वांटिटी माने क्वांटिटी वाला। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल, पहला टूल है, देखो यही लिखा है यहाँ पे, पहला टूल है CRR, लिख लीजिए CRR। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स डिपॉजिट दैट मस्ट बी हेल्ड एज रिजर्व विथ आरबीआई। यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उतना परसेंटेज डिपॉजिट का, जितना भी डिपॉजिट हुआ उसका उतना परसेंटेज जो बैंक को आरबीआई के पास रखना एकदम ज़रूरी है। यानी कि बैंकों के पास जितना भी पैसा आया, मान लेते हैं कि ए जो है ये बैंक में जा कर के 1,00,000 रुपया डिपॉजिट किया, जमा किया, तो बैंक जो है ना वो आरबीआई को 1,00,000 रुपया में से 4% निकाल करके, मान लेते 4,000 रुपया आरबीआई में रखेगा CRR के तौर पे, और बाकी का जो 96,000 रुपया होगा उसी को ये लोन पे लगा सकेगा। किसी को लोन देना है तो दे सकेगा। इसको 4% आरबीआई के पास रखना है, इसी को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब इसके बाद आगे, क्या 4% रख देने से बैंक बच जाएगा? अगर ए बैंक के पास पहुंचा कि लाओ मेरा 1,00,000 रुपया, अब 1 महीना बाद ही पहुंच गया कि हम 1,00,000 रुपया अब वापस चाहते हैं, तो बैंक तो लोन दे दिया 96,000 रुपया। तो बैंक क्या करता है ना, केवल 4% ही नहीं रखता, केवल आरबीआई के पास ही पैसा नहीं रखता है CRR के तौर पे, बैंक कुछ और पैसा अपने पास भी रख लेता है। उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कुछ पैसा बैंक अपने पास भी रख लेता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट होल्ड इन लिक्विड एसेट लाइक कैश, या तो कैश के तौर पे रख लेगा, या तो गोल्ड के तौर पे रख लेगा, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे। देखो SLR जो है वो 3 टाइप का होता है, 3 तरह से रख सकते हैं। CRR में केवल कैश रखना होता है, इसीलिए इसका नाम कैश रिजर्व है। SLR का नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, माने बैंक को कुछ पैसा अपने पास भी रखना है, मगर वो या तो पैसे के रूप में रख ले, या तो उतना रुपया का गोल्ड के तौर पे रख ले, या उतना रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रख ले। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है समझो, मान लेते हैं कि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को क्यों पैसा चाहिए? सरकार को भी बहुत बार जो है ना लोन की ज़रूरत होती है। अगर सरकार को पैसा चाहिए, जैसे BSNL है वो डूब रहा है मान लेते हैं, और सरकार चाहती है कि इसका कोई शेयर जो है वो खरीदे, तो ए जो है वो आगे आएगा और ए कहेगा कि हम आपको इतना, मान लेते हैं कि 5,00,000 रुपया हम देने को तैयार हैं। ठीक है, ए 5,00,000 देने को तैयार है, तो BSNL एक सरकारी कंपनी है, तो BSNL बदले में ए को क्या देगी? 5,00,000 ली है BSNL ए से, तो कुछ देगी ना, चिट्ठी पुर्जा कि हाँ ठीक है हम तुमसे लिए हैं। तो BSNL जो है ना वो एक कागज देती है, इसी को कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये कागज पे लिखा रहता है कि ए से मैंने यानी BSNL ने 5,00,000 रुपया लिया है, ये 5 साल में हमको फिर 6,00,000 रुपया इसको वापस करना है, 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे। ये सारा चीज़ लिखा रहता है, और ये कागज़ ए अपने पास रखा रहेगा। 5 साल बाद ये कागज़ ले करके ए फिर जाएगा BSNL को दिखाएगा, देखो तुम हमसे लिया था 5,00,000, लाओ अब 6,00,000 रुपया। तो ये ही वो कागज़ है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, समझ गए? या बॉन्ड भी बोलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इन 3 रूपों में SLR जो है वो 3 फॉर्म में रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SLR क्या सिर्फ कैश में होता है? नहीं, SLR कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखा जाता है। और SLR आरबीआई के पास नहीं रखते हैं, कि बैंक अपने पास रखती है। इसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अब देखो, जैसे हम तुमको अभी बताएं कि BSNL एक सरकारी कंपनी है और इसको पैसे की ज़रूरत थी BSNL को, और ए जो है वो पैसा देने को तैयार हुआ, तो क्या ए और BSNL के बीच में डायरेक्ट ये चीज़ें होंगी? जैसे
हम हैं, मान लो कि टीचर हैं और कोई स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट तो हम लोग ठीक है कि इतने रुपया तुम दोगे हर महीने और ऐसे पढ़ाएंगे, तो डायरेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं होंगी। यहाँ पे बीच में कौन आएगा? आरबीआई। सरकार सीधे लोगों से पैसा नहीं लेती है, सीधे नहीं देती है, बीच में रहता है आरबीआई। आरबीआई इन चीज़ों को जो है ना खरीदता है, ठीक है, खरीदता और बेचता है। ऐसे आरबीआई जो है वो क्या बेचा? ए को क्या बेचा? कागज़ बेचा। कागज़ बेचा, बदले में 5 लाख रुपया लिया, है ना, 5 लाख का कागज़ बेचा। तो वही होता है, वो कागज़ का ही नाम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड। समझ गए? तो खरीदा या बेचा, क्या बेचा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा। कितना रुपया में बेचा? ए को 5 लाख रुपया में। 5 लाख रुपया ए से ले लिया। समझ गए आप लोग? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग किया जाता है या सेलिंग किया जाता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। आरबीआई करता है टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब समझिए, थोड़ा सा आप ये समझो कि आरबीआई देख रहा है कि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है। लोगों के हाथ में पैसा होने के कारण महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है ना वो फिर कहेगा कि नहीं, लोगों से पैसा खींचना होगा, और आरबीआई जारी करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कि ये बॉन्ड है भाई, 5 लाख 10 लाख ढेर सारा बॉन्ड जारी करेगा, आओ आओ ले लो। समझ आया? और लोग जो है, लोग जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आजकल लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से वो डूबती नहीं है। सरकार कभी डूबेगी नहीं और सरकार आपको आपका पैसा ज़रूर लौटाएगी। अगर आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट में या और किसी में, तो उसके डूबने का खतरा सरकार से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास है 5 लाख रुपए, हम आपका ये कागज़ खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। इस तरह से ढेर सारे लोग जा कर के पैसा देते हैं आरबीआई को और ये कागज़ें खरीद लेते हैं 5 साल 10 साल के लिए। तो इससे क्या होता है? पैसा आरबीआई खींच लिया, मार्केट से आरबीआई क्या किया? पैसा खींच लिया। पैसा जैसे ही खींचेगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। समझ में आया? यानी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है। क्यों सेल करता है? मार्केट से पैसा खींचने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। ये सब जैसे जैसे बोल रहे हैं ना उसी भाषा में लिख लो, ताकि याद करते टाइम चीज़ें याद हों। अब उसी तरह से आरबीआई देख रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है, मार्केट में पैसा नहीं है, मंदी है, पैसा नहीं है, तो लोग मार्केट जा नहीं रहे हैं, चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, सब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लोगों को दिया हुआ था पहले से, जो दिया था ना, अभी बेचा था ना, वो खरीदना शुरू करेगा। बाइंग, खरीदेगा, लोगों से खरीदेगा और लोगों को बदले में पैसा उनका वापस करेगा। 5 लाख 10 लाख जो भी पैसा है वो उनका देता जाएगा। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर वो जाएंगे कि अरे हाँ एक मुफ्त पैसा आया, चलो कार खरीद लेते हैं, चलो एसी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो इस तरह से फिर से दोबारा इकोनॉमी चलने लग जाती है। समझ गए? तो आरबीआई का यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद बिक्री, खरीदना और बेचना, खरीद बिक्री को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। और ये आरबीआई क्यों करती है? मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। लिक्विडिटी मतलब वही कि मार्केट में पैसा को मेंटेन करने के लिए, कि पैसा बहुत बढ़े नहीं मार्केट में और बहुत घटे नहीं। मार्केट में मतलब लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और बहुत ज़्यादा घटे नहीं। अगर पैसा आपके लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आरबीआई खींच लेगा, और पैसा बहुत घट गया है तो आरबीआई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है ना वो बैंकों को, जैसे एसबीआई, कमर्शियल बैंक में आप कोई भी बैंक मान सकते हैं, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। तो आरबीआई जो है ना वो बैंकों को उधार देती है। अब मान लो कि आप हैं ए और आप पहुंच गए बैंक के पास, आपका बैंक है बीओबी, और आप बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गए और आप उसको 1 करोड़ रुपया आप लोन मांगे।
1 करोड़ आप क्या मांगे, लोन मांगे। बीओबी बोला कि मैं तो छोटा ब्रांच हूँ, मेरे पास इतना रुपया नहीं है, आप थोड़ा देर इंतज़ार करो, हम लेके आते हैं। और बीओबी सभी बैंकों के पास पूछा, कोई नहीं दिया, तो बीओबी कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। और आरबीआई इससे क्या करेगा कि आरबीआई को कहेगा कि आप मेरे को 1 करोड़ रुपया लोन दे दो, मुझको किसी आदमी को देना है, क्योंकि ये आदमी डायरेक्ट तो आरबीआई से नहीं ले सकता है, ये जो है डायरेक्ट तो आरबीआई से ले नहीं सकता है। तो आरबीआई जो है ना, बीओबी जो है ना, वो फिर आरबीआई से 1 करोड़ रुपया लोन लेगा। ठीक है, तो लोन जब भी कोई किसी से लेता है तो कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब बीओबी ये 1 करोड़ वापस लौटाएगा आरबीआई को, तो 1 करोड़ के साथ इंटरेस्ट भी तो लौटाना पड़ेगा, कुछ तो इंटरेस्ट लगाएगा, 1%, 2%, 4%। वही जो इंटरेस्ट होता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। समझ गए, बहुत ही सिंपल बात है। वह इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब इसका उल्टा कंडीशन भी हो सकता है, वह इंटरेस्ट रेट जिस पे बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। अब देखो, बैंक तो छोटा आदमी हो गया, आरबीआई तो बड़ा आदमी हो गया। कैसे बैंक आरबीआई को लोन दे सकता है? क्या बैंक आरबीआई को लोन दे सकता है? हाँ, दे सकता है। जब आरबीआई मांगेगा, आरबीआई कहेगा कि बीओबी को कि हमको 5 करोड़ का जरूरत है, तुमको 5 करोड़ दे दो, तो बीओबी आरबीआई को 5 करोड़ दे देगा। समझ गए? और फिर रेट लगाएगा, बीओबी कहेगा कि जब तुम हमको वापस लौटाओगे 5 करोड़ तो फिर इस रेट पे लौटाना, इंटरेस्ट लगा के। तो वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा आप समझिए कि अगर महंगाई है, ये पांचों चीज़ हम लोग क्लियर समझ गए हैं, सीआरआर समझ गए हैं, एसएलआर समझ गए हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए कि आरबीआई खरीदती है, बेचती है, कब बेचेगी तब, ताकि बैंकों मतलब मार्केट से पैसा खींचना हो, और ख़रीदेगी और लोगों को पैसा देगी जब मार्केट में पैसा देना हो। अब देखो, महंगाई बढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता है, ध्यान से सुनना। महंगाई बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है मतलब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा हुआ है, पैसा बहुत है, जा रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं, तभी ना महंगाई बढ़ रही है, हाथ में पैसा बहुत है। अब आरबीआई क्या करेगी? इन सब का यूज कर सकती है आरबीआई, केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करेगी ऐसा नहीं है, सबका यूज करेगी। आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ा देगी। सीआरआर बढ़ाने का मतलब है कि बैंक जो है वो जितना पैसा आरबीआई के पास रख रहे थे सीआरआर के तौर पे, मान लेते हैं 4% रख रहे थे, अब बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। आरबीआई कहेगा 10% सीआरआर, यानी अब बैंकों को 10% पैसा आरबीआई के पास रख देना होगा। तो बचा कितना? पहले बच रहा था 96 रुपया, अब बच रहा है 90 रुपया, तो अब लोन तो 90 ही रुपया का दे सकेगा ना, 96 रुपया का तो लोन अब दे नहीं सकता है, यानी लोन कम देगा। लोन कम देगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। समझ में आया? लोगों के हाथ में पैसा कब आता है? जब वो लोग लोन लेते हैं, लोन लिया बैंकों से और फिर काम किया। ठीक है, हम लोग छोटा आदमी का बात नहीं है लोन लेना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो बहुत बहुत लोन लेते हैं। आप विजय माल्या का नाम सुने होंगे, नीरव मोदी का नाम सुने होंगे, ऐसे ही बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा बड़ा लोन लिए हुए हैं। ठीक है, और लोन लेकर के वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने कंपनी को चला रहे हैं और कंपनी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, जिससे इकोनॉमी और चल रही है। तो सीआरआर जो है ना, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर लोन देना कम हो जाएगा, लोन देना कम हो जाएगा तो लोगों के हाथों में पैसा घटेगा। तो जब महंगाई बढ़े तो सीआरआर बढ़ाना चाहिए। उसी तरह से एसएलआर को भी बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? वही बात कि एसएलआर का मतलब बैंक अपने पास कुछ पैसा रखता था, तो बैंक अपने पास अब ज़्यादा पैसा रखने लगेगा तो कम ही पैसा का लोन देगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना होगा? जब महंगाई बढ़े तो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करना होगा? सेल करना होगा, बेचना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना होगा। बेचने से क्या होगा? लोग खरीदेंगे, लोग पैसा दे देंगे आरबीआई को खरीदने के लिए, और पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, लोगों के हाथों में घटेगा। रेपो रेट क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, रेपो रेट बढ़ाना होगा। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब कि
आरबीआई वह रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, अगर ये बढ़ा देगी तो बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि बैंकों को फिर ज़्यादा इंटरेस्ट करके चुकाना होगा लोन को, तो बैंक आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे। समझ गए ना? तो रेपो रेट को भी बढ़ा देना है आरबीआई को, ताकि बैंक उससे लोन लेने ना आए। और रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है वह रेट जिस पे आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, ये भी बढ़ाना होगा। रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाना होगा, मतलब आरबीआई कहेगा कि तुम हमको पैसा दो, हम तुमको और ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, ढेर सारा इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक लोगों को लोन देने से अच्छा है, सोचेगा कि आरबीआई को लोन दे देता है, क्योंकि आम लोगों को लोन देगा तो आम लोग तो चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आरबीआई तो चुकाएगा। तो बैंक अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी तो सारा बैंक क्या करेगा, आरबीआई को जा करके पैसा देने लगेगा कि हमको इसके बदले में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो जब महंगाई बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े, तो सभी चीज़ें बढ़ानी चाहिए। सीआरआर बढ़ाना चाहिए, एसएलआर बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहिए, रेपो रेट बढ़ाना चाहिए और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाना चाहिए। समझ गया ना? ये पूरा आपका हुआ क्वांटिटेटिव टूल्स, मतलब महंगाई को कंट्रोल करने का क्वांटिटेटिव तरीका। अब क्वालिटेटिव तरीका क्या है? क्वालिटेटिव तरीका देखो क्या है। क्वालिटेटिव तरीका में होता है बैंक रेट। बैंक रेट मतलब द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। सेम ही है, बैंक रेट एंड रेपो रेट इज इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही लिखा है कि वह रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, तो ये तो वही चीज़ है ना, यहाँ भी वही था, वह रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, तो इसमें कुछ जानना नहीं है। अगला है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन मतलब आरबीआई यूजेज परसुएसन। आरबीआई क्या करती है? समझाती है, ठीक है, एंड गाइड करती है बैंकों को कि क्या उनका लेंडिंग बिहेवियर होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि मतलब सबको लोन देते फिरो। जैसे विजय माल्या को पीएनबी भी लोन दे दिया था, यस बैंक भी लोन, मतलब सब बैंक मिल करके 11 बैंकों का पैसा लेके भागा। तो बैंकों को थोड़ा समझदार बनना होगा, थोड़ा उस व्यक्ति का जो है ना पास्ट रिकॉर्ड देखना होगा कि दूसरे बैंकों से उनका क्या रिकॉर्ड है, लोन लेता है तो चुकाता है कि नहीं। ये सब हुआ मोरल सुएसन। क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब आरबीआई जो है ना वो इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में क्रेडिट के फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश करती है कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा ना दिया जाए, ठीक है। अब देखो ये सारा क्या होगा, ये रेट कितना रहेगा, रेपो रेट कितना परसेंट होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट होगा, सीआरआर कितना परसेंट होगा, ये सब आरबीआई डायरेक्ट नहीं देखता है। आरबीआई के अंदर एक कमेटी होती है, वो ये सब देखती है। उस कमेटी का नाम है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। यह कमेटी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में बनाई गई है और यही रिस्पॉन्सिबल है ये सब तय करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए। इन्फ्लेशन टारगेट जो है हमारा 2 से 6% का, उसको अचीव करने के लिए ये कमेटी ही वो है, ठीक है। इस कमेटी में 6 मेंबर हैं, याद कर लीजिएगा। 6 मेंबर में से 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही इस कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है, और 6 मेंबर होते हैं। फिर इसकी मीटिंग होती है, एक साल में कम से कम 4 मीटिंग जो है वो इसकी अनिवार्य है। ऐसे तो 2 महीना पे मीटिंग करना है, मगर एक साल में 4 मीटिंग अनिवार्य है। द MPC टास्क विद डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। इसका काम वही है, इंटरेस्ट रेट मैनेज करो, कितना रेट रहेगा ताकि इन्फ्लेशन मैनेज हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वही सब लिखा है। अगर आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है, मगर मतलब मार्केट में पैसा बढ़ाना चाहती है, तो सबको कम करना होगा। सीआरआर भी कम करो, एसएलआर भी कम करो। अभी क्लियर तुम लोग को समझा दिया है। मार्केट में पैसा अगर बढ़ाना है तो सब बढ़ाओ, माने महंगाई बढ़ाओ, और मार्केट में पैसा अगर कम करना है तो सब कम करो, सीआरआर कम करो, एसएलआर कम करो, तो मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा। तो एकदम इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिए। इकोनॉमी का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में इकोनॉमिक्स इसी से सॉल्व होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पता है, क्या इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। बस इसके बाद तो और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो आज 10 क्वेश्चन बताने का था, लेकिन
इतना में ही हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका डिग्री होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ है हमारा ना, उसके बीचों बीच एक लाइन गुजरता है, उसको वो होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में वो रेखा है ना, तो बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तर माने ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो उत्तर में 23.5 डिग्री पे एक और लाइन गुजरता है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पे एक और लाइन गुजरता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। आज के लिए आप लोग का ये रहेगा टास्क कि आप लोग पूरा मैप में देखिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजर रही है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका केवल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों गुजरता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीनों आ जाता है, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इंडिया से कौन गुजरता है तीनों में से? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है। इंडिया में कहाँ से गुजरता है, किस राज्य से गुजरता है, यही पूछा गया है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये 8 राज्य का नाम याद करना है आपको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक से आपका हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो ये ट्रिक से आपको 8 राज्य का नाम याद हो जाएगा, मित्र पर गमछा झाड़। मगर अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ईस्ट टू वेस्ट बताइए, वेस्ट टू ईस्ट बताइए, इसीलिए मैप में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो पहले आएगा मिजोरम, फिर आएगा त्रिपुरा, फिर आएगा बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, है ना। और अगर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी एकदम कर्क रेखा पर ही है? कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर ही है? वो राज्य है झारखंड। उसकी राजधानी रांची जो है ना, वो एकदम कर्क रेखा पर ही स्थित है। बहुत गर्मी होता है वहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही है वो, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि ये सब हमारा 8 ऑप्शन में से उसमें है कि नहीं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका वो है बिहार, तो बिहार तो है नहीं, झारखंड है। पहले बिहार, पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर बिहार हो सकता था, क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक ही थे, तो ये तो होगा नहीं। उड़ीसा, उड़ीसा था क्या? नहीं था। बिहार के बाद मतलब एमपी के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बंगाल। यूपी से तो गुजर ही नहीं रहा है। यूपी से तो हमारा जो मानक समय रेखा है वो गुजरता है, यूपी के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से समय रेखा गुजरता है, कर्क रेखा नहीं गुजरता। और मेघालय से भी नहीं गुजर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो केवल त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये चारों का चारों गलत है। और 5 नंबर के क्वेश्चन को एग्जाम में क्या किया गया था? डिलीट किया गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया था वो बेवकूफ़ था, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला हम लोग बाद में करेंगे। तब तक आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, और कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बीपीएससी संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।